लोकसभा में पास होने के बाद वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को राज्यसभा में पेश किया गया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बिल को सदन में पेश किया है। दरअसल करीब 12 घंटे लंबी बहस और तीखी नोकझोंक के बाद वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को कल देर रात लोकसभा में पास कर दिया गया और इस विधेयक के पक्ष में 288 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 232 सांसदों ने मतदान किया। ये विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन को बेहतर करने के मकसद से लाया गया था। अब इसे लेकर एनडीए सरकार और विपक्षी दलों के बीच तीखी बहस देखने को मिल रही है। अब सभी की निगाहें राज्यसभा पर टिकी हैं। हम लोग ने संरक्षण भी दिया है कि वक्फ यूजर में जो वक्फ प्रॉपर्टी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जो सेटल्ड केस है, हम उसको रेट्रोस्पेक्टिव जाकर के उसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। हाँ, अगर कोई डिस्प्यूटेड है, कोर्ट में पेंडिंग है, बातचीत चल रहा है, डिस्प्यूटेड है, तो जाहिर सी बात है सर कि कोर्ट का अधिकार को तो हम यहाँ खत्म नहीं कर सकता है। तो इसीलिए अनलेस द प्रॉपर्टी इज डिस्प्यूटेड, all those land, those property, work property which are registered, which has a proper documentation, they will remain so। और इसका अधिकार राज्य सरकारों का है। लैंड इज अ स्टेट सब्जेक्ट, तो भारत सरकार, केंद्र सरकार तो कुछ कर नहीं सकता है, वो राज्य सरकार को ही अथॉरिटी दिया है। और प्रयागराज में सीएम योगी का वक्फ बोर्ड पर बड़ा प्रहार। सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोगों ने कुंभ की जमीन को वक्फ की जमीन बताया है। वक्फ के नाम पर जगह जगह कब्जे किए गए और अब वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लग चुकी है। यूपी में माफियागिरी नहीं चलेगी। यहां पर भी निषाद राज की पौराणिक भूमि पर कब्जा और जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए हैं। अब तो हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। देखा ना, वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे, उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। और प्रयागराज में अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से दंगाइयों को लेकर तल्ख लहजे में बात की। सीएम योगी ने कहा कि अब सब दंगाई सब चूहे की तरह बिलबिलाते हैं, बाहर निकलने का दुस्साहस नहीं कर पाते। उनको पता है सरकार बाप दादा की कमाई जब्त कर गरीबों में बंटवा देगी। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ श्रृंगेश्वर धाम पहुंचे थे और यहां पर सीएम योगी ने 580 करोड़ की लागत से विकास परियोजना को लोकार्पण और शिलान्यास किया। चूहे की तरह बिलबिलाते हैं, लेकिन बाहर निकलने का दुस्साहस नहीं कर पाते हैं। उन्हें मालूम है दंगा करेंगे तो दुष्परिणाम क्या होगा। बाप दादों ने जो कमाई की होगी वह भी एक झटके में सरकार जब्त करके गरीबों में बंटवाने का काम कर देगी। और केशव प्रसाद मौर्य ने भी वक्फ बिल के विरोध कर रहे विपक्ष पर तीखा निशाना साधा। मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति करते हैं वह मनमानी कहेंगे, और जो पारदर्शिता चाहते हैं, जो भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते हैं, जो गरीब मुसलमान जो 90% से ज़्यादा उसका भी भला चाहते हैं, जो कुछ लोगों की जागीर बन करके वक्फ बोर्ड रह गया था और वह कांग्रेस ने साजिशन ऐसा किया था। कांग्रेस की साजिश के कारण ही जम्मू कश्मीर में 370 जैसा एक ऐसा भारत माता के हाथ में हथकड़ी और पैर में बेड़िया पहनाई गई थी, उसे भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने समाप्त किया। श्री राम जन्मभूमि का मंदिर जब भगवान सोमनाथ का मंदिर बना था उस समय बन जाना चाहिए था, लेकिन उसको भी कांग्रेस ने नहीं होने दिया, केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया राजनीति के कारण से। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधा। साथ ही जो मुस्लिम इस बिल का समर्थन कर रहे हैं उन पर भी इमरान मसूद ने करारा हमला किया। आपने तो हर चीज को बुलडोज कर दिया ना, तो आप बुलडोजर तो चला ही देते हो।
हर चीज़ के ऊपर बुलडोज़र चला देते हो। हमारे मकान के बुलडोज़र चलाने में आपको टाइम कहाँ लगता है? तो आपने हमारे अधिकारियों के ऊपर भी बुलडोज़र चला दिया। तो इमरान मसूद क्या करेंगे? क्यों कानून बन गया है, देश का बनने वाला है, कि राष्ट्रपति मंजूरी दे देंगे, कानून बन जाएगा, उसके बाद इमरान मसूद, कांग्रेस और विरोधी दल जो विपक्षी दल है क्या करेंगे? क्या रणनीति? देखिए, लंबी लड़ाई है, एक दिन की लड़ाई नहीं है, लंबी लड़ाई है, कोर्ट में भी लड़ी जाएगी, क्योंकि संविधान के जो संरक्षक है सुप्रीम कोर्ट है, लड़ाई लड़ेंगे, कानून का राज होगा। लेकिन कभी आपको मौका मिला, अगर ये बिल बुरा है, क्या इसको आप सही करेंगे? 100%, क्यों नहीं करेंगे? 100% करेंगे। हमें जब भी मौका मिलेगा तभी करेंगे। कैसे कम मौका मिलेगा? किस तरीके का मौका मिलेगा? लोकतंत्र के अंदर कोई अजय अमर नहीं होता। व्यवस्थाएं बदलती हैं, सरकारें आती हैं, जाती हैं। कभी तो सरकार आएगी, हमारी भी आएगी। देखिए, प्रियंका जी यहाँ पर मौजूद नहीं है, और इसकी गंभीरता को देखते हुए राहुल गांधी 3 बजे तक हाउस के अंदर बैठे रहे, इसकी गंभीरता को देखते हुए। और जो हम बोल रहे हैं वो राहुल गांधी के निर्देश पर क्यों बोल रहे हैं? राहुल गांधी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। उनका आप कल रात का ट्वीट पढ़ लीजिए। सरकार गंभीर नहीं है, सरकार की गंभीरता है। प्रधानमंत्री जी, अगर ये इतना गंभीर विषय था, प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं रहे? ये सवाल आप राहुल गांधी के ऊपर लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं रहे? कर रहे हैं, और कई मुसलमान मिठाइयाँ भी बांट रहे हैं, मोदी जी की जय जयकार कर रहे हैं। कुछ तनख्वाही भी होते हैं, हर कौम के अंदर होते हैं। ये तनख्वाही हैं जो मिठाइयाँ बांट रहे हैं। और ओवैसी ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल को फाड़ा है। कहा, मैं इस कानून को फाड़ता हूं, आप ही जज होंगे और आप ही फैसला करेंगे। 172 वक्फ संपत्ति एएसआई के दायरे में है। ये बिल अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। चर्चा के दौरान वक्फ बिल को फाड़ा गया है। और आगे बढ़ते हैं। बीजेपी राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने ओवैसी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ओवैसी जैसे राजनेता वक्फ बिल को लेकर लोगों को बहका रहे हैं। बिल फाड़े जाने को लेकर बीजेपी ने तीखा हमला बोला। इनको केवल जाति और संप्रदाय का विभाजन दिखता है। ये गांधी जी का नाम लेकर इन्होंने फाड़ा था कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में फाड़ा था और मैं यहां फाड़ रहा हूं। अरे, गांधी जी का नाम लेते हो और जिन्ना की विरासत को ढो रहे हो, जिन्ना का आचरण करते हो। यानी जिन्ना का आचरण था विभाजन का, तुम विभाजन की बात करते हो। मैं समझता हूं कि ओबीसी जी ऐसे लोग इस राजनीति में केवल सांप्रदायिक उन्माद के नाम पर भोले भाले लोगों को बहकाते हैं। ये जो बजट, ये जो वक्फ बोर्ड का जो अधिनियम है, ये औकाफ के प्रशासन में सुधार करता है। ये एक तरीके से बोर्ड की जो असाधारण और मनमानी शक्तियां थीं, उनको तार्किक बनाने का काम करने वाला है। और आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद महेंद्र भट्ट ने वक्फ बिल पास होने पर जहां पीएम मोदी की तारीफ की, वहीं अखिलेश पर तंज भी कसा। दिल्ली के अंदर भी अनेकों राज्यों के अंदर अनेकों गरीब मुसलमानों द्वारा इस बिल के समर्थन में जो रैलियां की है, प्रधानमंत्री के जो आभार व्यक्त किया है, गृह मंत्री का आभार व्यक्त किया, इस बात का संकेत है कि अब अखिलेश यादव का वो वोट बैंक, जिसको केवल तुष्टिकरण के नाते अपने पास उनके द्वारा रखा जाता था, वो वोट बैंक भी उनका छित्र वित्र हो रहा है। और मोदी जी जो करते हैं वो हित में करते। बीजेपी के राज्यसभा सदस्य डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया। देखिए, विपक्ष पूरी तरह फंस चुका है। उसके एक और कुआं है और दूसरी ओर खाई है। वो माइनॉरिटी का मतलब खाली और खाली मुसलमान समझते थे। उन्हें लगता था कि एक मुस्लिम समाज का तुष्टिकरण करके और उनके अनुरूप सारी व्यवस्थाएं बना करके हम देश पे शासन कर सकते हैं। आज उनके समझ में आ गया है कि ईसाइयों की संख्या भले ही कम होगी, लेकिन कुछ प्रांत हैं जहां वो डिसीजन मेकर्स हैं। ईसाई समाज मूलतः एक राष्ट्रवादी समाज रहा है, भारतीयता से उत्प्रोत रहा है, और उसने कभी देश के सामने संकट नहीं पैदा किया है। कर्नाटक है, चाहे तमिलनाडु है, तेलंगाना है, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट है, गोवा है,
अब उनकी जमीन वहां से साफ होने जा रही है और ये होना ही था। और आगे बढ़ते हैं खबरों में, जहां पर ओवैसी के बिल फाड़ने पर बीजेपी सांसद और जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका पाल ने निशाना साधा। उन्होंने कहा बिल नहीं बल्कि ओवैसी ने जिस सदन में किया वो सब असंवैधानिक है। पहले 95 एक्ट में था कि वर्ड मुस्लिम, आपने गायब कर दिया उसको। अरे आखिर क्यों इतनी नफरत है आपके लफ्ज मुसलमान से? अच्छा फिर क्या कह रहे हैं आप कि ये भी आर्टिकल 26 का वायलेशन है। सब जितने हिंदू धर्म के प्रॉपर्टीज है, सिख धर्म के है, बौद्ध के है और आपके जैन के, वहां पर उन्हीं के मजहब का ऑफिसर होगा। और कहां पर नहीं होगा? वक्फ बोर्ड में। वक्फ बोर्ड इज अ प्योर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। अभी हमारे मंत्री साहब ने कहा ट्रस्ट, सर श्री साई बाबा ट्रस्ट 2004, वो ये कहता है जो ऑफिसर उसमें काम करता है उसको साई बाबा का डिवोटी होने चाहिए और उसको डिक्लेरेशन लिख के देना पड़ेगा। यहां पर हो रहा तो यहां पर क्यों नहीं हो रहा? अच्छा सर आप फिर देख लीजिए, ये आपका हो गया सर। हाँ, अब अमित शाह साहब ने सेक्शन 2A के बारे में कहा और उन्होंने इस बात का इकरार कर लिया कि दाऊदी बोहरा के लिए यह बनाया गया है। मगर मैं आपके जरिए से गवर्नमेंट से पूछना चाह रहा हूं, आपने तो उस प्रोवाइजो में दाऊदी बोहरा का नाम ही नहीं लिखा, आपने उनको भी थैंक यू कर दिया, उनका नाम क्यों नहीं लिखा आपने? और सर और गवर्नमेंट क्या कर रही है? आप मुस्लिम समाज में जो बेकार किस्म के लोग हैं उनको एक रास्ता बना रहे हैं, एग्जिट दिखा रहे हैं कि तुम्हें वक्त से बचना है तो तुम्हें ट्रस्ट बना लो। ये क्या कर रहे हैं सर आप? कम से कम उन दाऊदी बोहरा को आप दे देते। आज गृह मंत्री जी ने अगर ये कह दिया कि अब इसमें चाहे वाकिफ हो उसमें न कोई सरकार का दखल होगा, न वाकिफ के इंटेंशन पे, न वक्त में कोई दखल होगा, तो जब वक्त में कोई दखल नहीं है न वाकिफ में कोई दखल है और इसके बावजूद भी अभी भी आपने देखा ओवैसी साहब को कि अभी उन्होंने इस बिल को फाड़ने का काम किया है, तो ये जो बात कह रहे कि ये बिल असंवैधानिक है, असंवैधानिक काम तो उन्होंने किया है जो बिल फाड़ने का काम किया है। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने पर कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा अब इस बिल पर राज्यसभा में चर्चा होगी, सब अपने विचार रखेंगे। नहीं, राज्यसभा में डिस्कशन होगा, सब अपने विचार रखेंगे, लोकसभा से पास हो गया और जो पार्टी ने स्टैंड लिया, पूरे विपक्ष ने जो स्टैंड लिया वही स्टैंड राज्यसभा में भी बरकरार रहेगा। सर लगातार उन्होंने कांग्रेस को ब्लेम किया जब कल बिल पास। देखो ये तो भाजपा सुबह शाम सोते जागते उठते बढ़ते सिर्फ कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, हर चीज के लिए कांग्रेस को दोष देती है। इसके लिए अब क्या कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस का जो स्टैंड है, कांग्रेस जो सिद्धांत है उस पर कायम रहेगा। और कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा है कि अंधेरी रात में एक काला बिल पास हुआ है जो बाकी धर्म के लिए खतरे की घंटी है। इंडिया गठबंधन के लोग भारत माता को टूटने नहीं देंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे। अंधेरी रात में रात की कालिमा के साथ एक काला बजट पास हो गया। ये खतरे की घंटी है सारे धर्मों के लिए, उनके न्यास के लिए, कि इन्होंने तो कहा हमने धर्म के आधार पे नहीं किया है ना। प्रॉपर्टी तो हिंदुओं के पास भी है न्यास में, प्रॉपर्टी तो सिखों के पास भी है, प्रॉपर्टी तो धार्मिक संस्थान जो जैनियों के हैं या तमाम ऐसे धर्म हैं, संप्रदाय हैं उनके पास, तो क्या अब उनकी भी संपत्ति छीनी जाएगी? और कल लोकसभा में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जोरदार प्रहार किया। बंगाल के सांसद का जवाब छाती ठोक कर दिया, तो वहीं अखिलेश के योगी वाले बयान पर अमित शाह ने कहा कि यूपी में योगी को रिपीट करेंगे और बीजेपी अभी टर्म और दोहराएगी। ये सालों से जातिवाद और तुष्टीकरण इसके आधार पर काम करते हुए आए हैं और जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति कर अपने परिवार की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाए हैं। मगर 2014 से मान्यवर जातिवाद, तुष्टीकरण और परिवारवाद को एक साथ नरेंद्र मोदी ने समाप्त कर विकास की राजनीति इस देश में प्रस्तावित की। पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्म करिए
और चुनकर आइए। 3 टर्म मोदी जी को चुना है और 3 टर्म भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने वाली है। मेरी बात ठीक कर। बंगाल में आकर कहूंगा ये राजनीतिक हिसाब किताब का अखाड़ा नहीं है, छाती पर ठोक कर कहूंगा ज्यादा सिखाएंगे। मान्यवर 2013 के, अरे बैठ जाओ वकील साहब बैठ जाइए। मान्यवर 2013 में वो भी रिपीट होने वाले हैं। और इस्लामिक स्कॉलर खालिद रशीद फरंगी महली ने लोकसभा से वक्फ बिल पास होने पर नाराजगी जाहिर की। साथ ही कहा कि टीडीपी जेडीयू ने मुस्लिम कौम को निराश किया है। पास हुआ कल लोकसभा में जिस तरीके से वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश हुआ और उस पर बहस हुई और पास हुआ, उसमें हम लोगों को कहीं न कहीं ये उम्मीद थी कि जेडीयू और टीडीपी इस बिल का हो सकता है कि विरोध करे, क्योंकि इन दोनों पार्टीज को उनके स्टेट्स में मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर सपोर्ट किया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन लोगों ने भी इस बिल को अपोज नहीं किया, जिससे मुसलमानों में बड़े पैमाने पर मायूसी पैदा हुई है। अखिलेश पर केंद्रीय गृह मंत्री ने एक बार नहीं 2 बार जमकर वार किया। इससे पहले लोकसभा में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी के अध्यक्ष को लेकर तंज कसा, जिस पर अमित शाह ने करारा जवाब दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, ये जो बिल लाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी में एक मुकाबला चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। और ये बात अध्यक्ष महोदय मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी क्या है? जी मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। ये सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। और प्रयागराज के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चों से भी मुलाकात की और इस दौरान एक बच्चे ने सीएम योगी का मन मोह लिया। दरअसल इस बच्चे ने सीएम योगी के सामने शिव तांडव स्तोत्र सुनाया है। हर कोई इस बच्चे को बस सुनता ही रह गया। जोरदार तालियां इस छोटे बालक के लिए, होनहार बिरवान के होठ चीखने पर। और आज उसे जिनका देखिए ये तस्वीरें मन मोह लेने वाली हैं और बच्चे ने भी बहुत ही मनमोहक तरीके से शिव तांडव स्तोत्र सुनाया है, जिस पर खुशी जाहिर की है खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने और उसको पुरस्कार में चॉकलेट भी दिया है। उससे बातचीत भी करते नजर आ रहे हैं और अक्सर सीएम योगी आदित्यनाथ का बाल प्रेम छलक ही उठता है। आगे बढ़ते हैं। अंबेडकर नगर जिले से हैरान करने वाला मामला आया है, जहां पर एक हिस्ट्री शीटर एक साधु को सड़क पर पटकते नजर आ रहा है। हिस्ट्री शीटर कई दुकानों में तोड़फोड़ करते सीसीटीवी में कैद हुए। रास्ते में खड़ी बाइक को भी तोड़ते सीसीटीवी में नजर आए। सद्दाम नाम के इस आरोपी का अकबरपुर रेलवे स्टेशन पर आतंक है। वहां के लोग और दुकानदार हिस्ट्री शीटर से परेशान हैं। लोगों को पीटने का सीसीटीवी वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
गोरखपुर में सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया था जिसमें एक गेरुआ वस्त्रधारी एक व्यक्ति सड़क पर जा रहा था, जिसमें दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसको धक्का दिया गया था। तत्काल वीडियो का संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और जो व्यक्ति था जिसके द्वारा धक्का दिया गया था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। न्यायिक हिरासत में उसको भेजा गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अम्बेडकर नगर जिले से ये मामला आया है हैरान करने वाला। एक हिस्ट्री शीटर एक साधु को सड़क पर पटकते नजर आया है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रखे हैं। हिस्ट्री शीटर कई दुकानों में तोड़फोड़ भी करते नजर आया। उसने बाइक भी तोड़ी है और जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद के राजबाग कॉलोनी ट्रांसपोर्ट रोड वृंदावन गार्डन के पास गोदाम में भयंकर आग लग गई। पार्किंग में खड़े ट्रकों में ये भीषण आग लगी है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, ट्रकों में कैसे आग धधक रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। पार्किंग में ये ट्रक खड़ा था, अचानक से ही इसमें आग लग गई है। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर है ये। पार्किंग में खड़े ट्रकों में लगी आग। भीषण आग लग गई है गोदाम में। लगातार आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। भीषण आगजनी, ये धुएं का गुबार कैसे उठ रहा है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी भयंकर ही आग ट्रकों में लगी है जो कि पार्किंग में खड़े थे। अमित राणा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गया। अमित, कैसे आग लगी है और क्या आग पर काबू पा लिया गया है? देखिए, आपको बताना चाहूंगा पूरा घटनाक्रम साहिबाबाद थाना क्षेत्र का है, जहां एक पार्किंग में कुछ ट्रक खड़े हुए थे। वहां एकदम से आग लग गई। आग इतनी भयंकर हुई कि एक के बाद एक वहां खड़े हुए 3 ट्रकों को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि दमकल की तकरीबन आधा दर्जन गाड़ी मौके पर पहुंच गई है। आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की जा रही है और 50% तक आग पर काबू भी पा लिया गया है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने के कारण बताया जा रहा है। हालांकि जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि असल वजह क्या रही। लेकिन जैसे जैसे गर्मियां बढ़ती हैं वैसे वैसे आग की घटनाएं बढ़ती जाती है। अगर मैं अकेले गाजियाबाद की बात करूं तो अकेले गाजियाबाद में आज आग लगने की 5वीं घटना है जिसमें कि इस तरह की आग लगी है। कहीं फ्लैट में आग लगी है तो कहीं मैरिज होम में आग लगी है। और हालिया मामला साहिबाबाद थाना क्षेत्र का है, जहां यहाँ कबाड़ के गोदाम में खड़े हुए ट्रकों में जो पार्किंग भी थी वहां पर बनी हुई, उसमें आग लगी। कबाड़ में आग लगने के बाद आग इस कदर बढ़ गई कि वो पास में खड़े हुए 3 ट्रकों को भी अपनी चपेट में ले लिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सोनभद्र में साइबर ठगों ने एनसीएल अधिकारी से 2 करोड़ 27 लाख रुपए ठग लिए। शेयर बाजार में निवेश के बहाने एनसीएल अधिकारी युगल किशोर तिवारी से ठगी की गई है। 13 जनवरी से 2025 को एक लिंक शेयर खान एज नामक फर्जी ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड कराकर ठग लिए गए। 24 बार में 1 करोड़ 45 लाख 96,559 रुपए ठगे गए। उनकी भतीजी से 10 बार 81 लाख 6,057 रुपए ठगे गए। पीड़ित ने थाने में अब जाकर शिकायत दर्ज कराई है। दिनांक 1 अप्रैल 2025 को बिना एनसीएल थाना शक्तिनगर क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले जुगल किशोर तिवारी द्वारा एक तहरीर दी गई कि उनके साथ दिनांक 13/1/2025 से 31 मार्च 2025 तक के बीच उनके व उनकी भतीजी के साथ लगभग 34 बार ट्रांजैक्शन के माध्यम से 2 करोड़ 27 लाख के लगभग की रकम शेयर बाजार में इन्वेस्ट कराने के नाम पर उनके साथ वित्तीय फ्रॉड हो गया है। इस सूचना पर थाना साइबर जनपद सोनभद्र में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। कानपुर के कल्याणपुर स्थित आर्शिया हॉस्पिटल में बीजेपी की महिला नेता सुनीता शुक्ला की मौत हो गई है। सुनीता शुक्ला ने बेटियों ने अस्पताल में लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा किया। इसमें आरोप लगाया कि उनकी मां को गलत इंजेक्शन देने से मौत हुई है। विरोध करने पर अस्पताल संचालक और उसके कर्मचारियों ने मारपीट की और सिर फोड़ दिया। बेटियों का आरोप है कि सुनीता शुक्ला को पैर दर्द और सुन्न होने की शिकायत हुई, जिस पर वो आवास विकास के आर्शिया
हॉस्पिटल में खुद को दिखाने गई, जहां पर मामूली दर्द पर शिकायत पर अस्पताल संचालक सागर शुक्ला ने उन्हें आईसीयू में भर्ती करा दिया और देर रात अचानक से स्टाफ ने इंजेक्शन लगाया। सुनीता शुक्ला की हालत बिगड़ गई और आईसीयू में भर्ती कराया गया। मार डाला इस हॉस्पिटल वालों ने। उनके पास सब चोला छाप डॉक्टर थे, कोई डॉक्टर नहीं था। मेरी मम्मी के साथ इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया। आपको ये चोट कैसे लगी? नीचे लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, मेरी बहन को गाली गलौज कर रहे थे, ऊपर मेरी मम्मी के लिए कॉल लगा दिया इन्होंने कि इंजेक्शन लगा दो। ऊपर इंजेक्शन लगा के मेरी मम्मी को इन्होंने खत्म कर दिया।